सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू रीड अबाउट चोलास। मैंने आपके पहले जो वीडियो थी इसमें मैंने आपको सुल्तान महमूद ऑफ गजनी के बारे में बताया था। मैंने आपको बताया था कि राजा कैसे टेम्पल्स बनवाते थे, टेम्पल्स में रेड की जाती थी, मतलब टेम्पल्स में लूटपाट करने आते थे लोग। चाहमाना रूलर के बारे में मैंने आपको पृथ्वीराज के बारे में बताया था। अब मैं आपको आज पढ़ाऊंगी चोलास के बारे में। ओके, देखिए बेटा, ये जो चोलास का रीजन है, देखो कितने ज्यादा पावरफुल थे। ये पूरा रोज जितना था ये चोलास का था। ये आप इसमें दो जो टाउन्स हैं बहुत फेमस हैं, एक है उरिया उरायूर और एक थंजावुर। तो ये दो टाउन आपके बहुत ज्यादा फेमस हैं, आपको इन दोनों टाउन्स का ध्यान रखना है। ठीक है, चोलास के बारे में पढ़ते हैं। फ्रॉम उरायूर टू थंजावुर, हाउ डिड द चोलास राइज टू पावर। चोला जो थे वो कैसे पावर थे। ये एक माइनर चीफली फैमिली से थे। ठीक है, कहाँ से थे ये, एक माइनर चीफ एक चीफ फैमिली से थे। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, मुत्तरियार। मुत्तरियार इनकी पावर कहाँ थी, कावेरी डेल्टा में। तो कावेरी डेल्टा मैंने आपको बताया, डेल्टा के बारे में मैंने आपको उसमें ही बताया था, आपके ज्योग्राफी में भी। तो ये इनकी पावर कहाँ थी, कावेरी डेल्टा में थी। और ये शुरू में क्या थे, ये अपने आप से बड़े राजा नहीं थे, ये पल्लव किंग्स के सबॉर्डिनेट थे। जैसे मैंने आपको सामंत के बारे में पढ़ाया था कि पहले सामंत जो है वो धीरे धीरे उनके पास छोटी छोटी आर्मी होती थी, फिर वो अपनी आर्मी बढ़ाते रहते थे, फिर वो राजा से अपने आप को अलग कर लेते थे। ठीक है, महासामंत बन जाते थे। तो इस तरह ये क्या थे, ये कांचीपुरम के पल्लव राजा थे, पल्लव किंग्स थे। ठीक है, जिनके सबॉर्डिनेट हुआ करते थे, ये उनके अंडर काम किया करते थे। नेक्स्ट, विजयालया। विजयालया आपको नाम याद रखना है, हु बिलोंग्स टू द एंशियंट चीफली फैमिली ऑफ चोलास फ्रॉम उरायूर। उरायूर से जो विजयालया थे, ये इस चीफली फैमिली को बिलोंग करते थे। इन्होंने क्या किया था, मुत्तरयार का जो डेल्टा था वहां पे कैप्चर किया था 9th सेंचुरी के आसपास। कहाँ के थे शुरू में, ये उरियायूर के थे, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया। फिर उन्होंने कहा किया, वहां पे इन्होंने टेम्पल, वहां पे इन्होंने टाउन अपना बिल्ड किया, थंजावुर। थंजावुर का इन्होंने अपना टाउन बना लिया। पहले क्या थे, ये कहाँ से थे, उरियायूर से थे। इन्होंने क्या किया, जो मुत्तरियार डेल्टा था वहां पे उन्होंने कैप्चर किया, वहां पे इन्होंने उसको जीता और बाद में अपना टाउन बनाया थंजावुर। और वहां पे एक टेम्पल भी बनाया इन्होंने, किसका, निशुंभ सुदिनी। निशुंभ सुदिनी जो गॉडेस है, उनका नाम है, गॉडेस का नाम है निशुंभ सुदनी। निशुंभ सुदनी जो गॉडेस है, उनका टेम्पल भी इन्होंने यहाँ पे बनवाया था थंजावुर में। ठीक है, तो ये दोनों सिटीज मैंने आपको दिखाई है, उरियायूर थंजावुर, आप देख सकते हैं, मैंने आपको पहले दिखाई थी। द सक्सेसर्स ऑफ विजालिया। सक्सेसर्स किसे कहते हैं, सक्सेसर्स मतलब जो इनके बाद, जो इनके बेटे पोते, जो इनके सक्सेसर्स थे, कॉन्क्वर्ड नेबरिंग रीजन्स एंड द किंगडम ग्रो इन साइज एंड पावर। और जो विजयालया ने तो सबसे पहले वहां पे इन्होंने अपना कब्जा किया और टाउन वहां पे थंजावुर का टाउन बना दिया। इसके बाद जो इनके सक्सेसर्स थे, बेटे और जो इनके पोते, जैसे जैसे इनका आगे आगे वंश बढ़ता गया, इन्होंने आसपास के नेबरिंग रीजन को भी कॉन्क्वर्ड करना शुरू कर दिया और अपने किंगडम को बड़ा कर दिया। The Pandyan and the Pallava territories to the south and north were part of this kingdom। और इस किंगडम पे इन्होंने सबसे ज्यादा कौन सा इनका पार्ट था, पांड्यान और पल्लव जो टेरिटरीज थी, तो उन्होंने वहां पे, मैंने आपको शुरू में बताया कि ये कहाँ से थे, ये पल्लव किंग से पहले सबॉर्डिनेट थे, धीरे धीरे इन्होंने उन पे ही कब्जा करना शुरू कर दिया। पांड्यान और पल्लव जो राजा थे उन्हें हराया और उनकी टेरिटरीज, उनके इलाकों को इन्होंने अपने इलाकों में मिला लिया। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं, राजा राजा वन, जो एक मोस्ट पावरफुल चोला रूलर थे। ये नाम आपको याद रखना है, राजा राजा वन। ये राजा कब बने थे, 985 में। 985 में ये राजा बने थे और इन्होंने अपना जितने एरियाज, जो मैंने आपको नीचे का सारा एरिया दिखाया था, साउथ का जो सारा एरिया मैंने चोलाज में दिखाया था, और इतना ही नहीं था, श्रीलंका वगैरह और जो नीचे का सारा पार्ट है, काफी चोलाज राजा काफी ज्यादा पावरफुल थे, काफी सारा रीजन था इनके पास। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशन को रीऑर्गेनाइज किया, एडमिनिस्ट्रेशन को। राजा राजा के सन थे राजेंद्र वन, उन्होंने इन्हीं पॉलिसीज को कंटिन्यू रखा। और जो गंगा वैली थी, जहां पे गंगा वैली होती है, गंगा की घाटी, वहां पे भी इन्होंने रेड किया। और वहां पे इन्होंने क्या था, श्रीलंका और कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया की जो थी, वो भी इन्होंने यहाँ पे अपनी नेवी डेवलप की। ये सारा एरिया जितना भी था, ये सारा का सारा एरिया किसके अंडर था, चोला राजा के अंडर था, चोलाज राजा के अंदर था। अब स्प्लेंडेड टेम्पल्स एंड ब्रॉन्ज स्कल्पचर। स्प्लेंडेड टेम्पल्स क्या था, इस समय पे काफी ज्यादा स्प्लेंडेड टेम्पल्स, अगर आप साउथ में कभी जाते हो या आप साउथ को बिलोंग करते हो या कभी आप साउथ घूमने गए हो, तो आप ये देखोगे कि वहां के जो टेम्पल्स होते हैं ना, वो नॉर्थ के टेम्पल से बहुत अलग होते हैं। बहुत, एक तो बड़े होते हैं, मैग्निफिशियंट होते हैं, और जो वहाँ की कलाकृति वगैरह बहुत ही जबरदस्त होती है, मतलब बहुत स्प्लेंडेड मैग्निफिशियंट टेम्पल्स होते हैं यहाँ के। और ब्रॉन्ज स्कल्पचर, ब्रॉन्ज तो आप लोग जानते ही हैं, है ना, मेटल जो ब्रॉन्ज होता है, यहाँ के स्कल्पचर आपको दिखाई देते हैं।
द बिग टेम्पल्स ऑफ थंजावुर एंड गंगाईकोंड चोलापुरम। कौन कौन से बता रही हूँ मैं आपको, कहाँ कहाँ के, थंजावुर की और गंगाईकोंड चोलापुरम। गंगाईकोंड चोलापुरम कौन सा एरिया, गंगा वैली का जो इन्होंने कैप्चर किया था, ठीक है, मतलब गंगा के एरिया को चोलास ने जीत लिया। गंगाईकोंड चोलापुरम, ये किसने बिल्ड किया था, राजा राजा और राजेंद्र ने बिल्ड किया था। यहाँ पे काफी सारे आर्किटेक्चरल और स्कल्पचरल मार्वल्स, मतलब ऐसी ऐसी चीजें जिन्हें देख के आपको चमत्कार फील होगा, बहुत ही जबरदस्त होती है, बहुत ही बढ़िया होती है। चोला टेम्पल जो थे ये क्या कहते हैं, ये बिकम द न्यूक्लियर ऑफ सेटलमेंट्स व्हिच ग्रू अराउंड देम। और टेम्पल सिर्फ टेम्पल्स नहीं थे, इनके आसपास काफी सारे सेटलमेंट्स, मतलब इनके आसपास काफी सारे लोग रहते थे। यहाँ पे काफी सारा क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था, ठीक है। क्राफ्ट मतलब अब मंदिर है तो मंदिर के पास भाई माला बनाने वाले, प्रसाद बनाने वाले, काफी लोग वहां पे इकट्ठे होते थे। टेम्पल्स जो थे, टेम्पल्स को दान देते थे, राजा भी दान देते थे, और जो बड़े अमीर अमीर लोग होते थे वो भी दान दिया करते थे। किसी ने कुछ सामान दान दे दिया, सोना चांदी दान दे दिया, कुछ लोग लैंड भी दान किया करते थे। और जो इस लैंड से प्रोड्यूस, देखो ये आप टेम्पल देख सकते हो, ये टेम्पल कितना खूबसूरत मैग्निफिशिएंट टेम्पल है। और ये कहाँ का है, ये गंगाईकोंड चालापुरम का है, ठीक है। रूफ टेपर्स आप देख सकते हो, स्टोन स्कल्पचर, बहुत ही बढ़िया तरह टेम्पल बना हुआ है ये, ठीक है। आप चाहो तो घूम के आ सकते हो, बहुत अच्छा है। ये देखो, ये ब्रॉन्ज का स्कल्पचर आप देख सकते हो, कितना बढ़िया ब्रॉन्ज का स्कल्पचर है ना। ये चोला के टाइम का है, कितना मतलब एक एक चीजें कितनी ध्यान से उन्होंने कर्व की हुई हैं, चूड़ियां, ऑर्नामेंट, सब चीज कितने अच्छे से की हुई है, ठीक है। तो अब मैं आपको लैंड के बारे में बता रही थी कि जो लैंड से जो भी प्रोडक्शन आता था, जो भी लैंड से कुछ भी प्रोड्यूस होता था, वहां पे जितने वहां पे टेम्पल्स के आसपास वर्क करने वाले लोग थे, प्रिस्ट हो गए यानी कि पुजारी हो गए, गार्लैंड मेकर्स हो गए जो माला बनाते हैं, कुक हो गए, स्वीपर्स थे, म्यूजिशियंस थे, डांसर्स थे, इन सब में ये पैसा दिया जाता था। इन लोगों की सेटलमेंट के लिए, इन लोगों को मतलब बढ़ावा देने के लिए सारा पैसा खर्च किया जाता था। यानी टेम्पल जो थे, एक तरह से बोला जाए तो सिर्फ वर्शिप की प्लेस नहीं थे, बल्कि ये हब थे। हब के जहाँ पे काफी सारे एक साथ होते हैं, इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल लाइफ एज वेल। अगर लोग जो है, जो क्या करते थे, जो लोग जो इन क्राफ्ट से एसोसिएटेड लोग होते थे, जो इन क्राफ्ट के साथ जुड़े हुए लोग होते थे, ब्रॉन्ज इमेज बनाते थे। ये सबसे ज्यादा डिस्टिंक्टिव, सबसे ज्यादा खूबसूरत ब्रॉन्ज इमेज जो है वो चोला टाइम पे बनाई जाती है। चोला की जो ब्रॉन्ज थी इमेज, वो इंडिया में ही नहीं, अमंग द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में फेमस थी, इतनी ज्यादा बहुत होती थी। और ये सिर्फ ये नहीं कि डिटीज, मतलब ये नहीं कि सिर्फ गॉड्स एंड गॉडेसेस की होती थी, है ना। उसके साथ साथ जो डिवोटीज होते थे, जो उनकी पूजा करने वाले होते थे, जैसे कि आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि सिर्फ कान्हा की स्कल्पचर नहीं होते थे, मीराबाई जो उनकी पूजा करती थी, उनके स्कल्पचर भी होते थे। तो सिर्फ डिटीज के नहीं, डिवोटीज के स्कल्पचर भी बनाए जाते थे। अब हम इरिगेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने आपको चोला टेम्पल के बारे में बताया कि एक तो बहुत मैग्निफिशिएंट होते थे, ब्रॉन्ज स्कल्पचर यहाँ का पूरे वर्ल्ड में फेमस होता था, और ये हब होते थे, मतलब जहाँ पे टेम्पल सेटअप हो गया, इसके आसपास छोटे 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 टाउन्स और सिटीज बनने लगते थे, क्योंकि लोग दूर दूर से यहाँ पे रहने आने लगते थे, ठीक है। और एक जो अगर आप देख सकते हो, चोला के टाइम पे एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट था, वो था एग्रीकल्चर के फील्ड में डेवलपमेंट बहुत ज्यादा था। जो कावेरी रिवर है, ठीक है, ये क्या करती है, बे ऑफ बंगाल में जाने से पहले काफी सारे चैनल्स बनाते हैं। चैनल्स मतलब एक मेन रिवर है, इसका रास्ता मोड़ मोड़ के ये कई जगह पे ये चली जाती है, ठीक है। अब मैं आपको देखो दिखाती हूँ, मैं आपको अगर फिगर में दिखाती हूँ, मैप में अगर आपको है, वेयर इज द कावेरी रिवर, यू कैन सी वेयर इट इज। ये देखो, ये कावेरी रिवर आपको दिखाई दे रही है, देखो ये कावेरी रिवर, देखो यहाँ जाने से पहले, बे ऑफ बंगाल में जाने से पहले, देखो ये कैसे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, चैनल्स में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। तो ये कावेरी रिवर के कारण इरिगेशन बहुत इजी हो गया था लोगों के लिए, ठीक है, पानी देना लोगों को खेतों के लिए बहुत आसान हो गया था। दीज चैनल्स ओवरफ्लो फ्रीक्वेंटली डिपोजिटिंग फर्टाइल सॉइल। और सिर्फ इरिगेशन ही नहीं, एक तो इरिगेशन के लिए बहुत अच्छा होता था, दूसरा जो ये इसके पास जो एरियाज होते हैं, वहां पे ना फर्टाइल सॉइल भी होती है, जहाँ पे नदी होती है, नदी के पास का जो एरिया होता है बहुत ही फर्टाइल होता है, तो इसलिए एग्रीकल्चर के लिए बहुत था, और साथ में राइस की कल्टीवेशन भी यहाँ पे बहुत आराम से हो जाती थी, ठीक है। एग्रीकल्चर और पार्ट्स में भी डेवलप था, बट 5th और 6th सेंचुरी में दैट इज दिस एरिया वाज ओपन अप फॉर लार्ज स्केल कल्टीवेशन। यहाँ पे काफी सारा कल्टीवेशन होता था, फॉरेस्ट को क्लियर कर दिया जाता था, लैंड को लेवल कर दिया जाता था, उसके बाद एम्बैंकमेंट्स बनाए जाते थे। एम्बैंकमेंट्स क्या होता था कि फ्लडिंग से मतलब, यानी कि जो बाढ़ ना आ जाए, जो ये नदी वगैरह है इसमें बाढ़ ना आ जाए, तो यहाँ पे बांध बना दिए जाते थे कि जो फ्लडिंग ना हो,
ठीक है। और चैनल्स बना दिए जाते, कैनाल्स बना दी जाती थी, कैनाल्स मतलब होता है आर्टिफिशियल रिवर। देखो ये कैनाल है, आर्टिफिशियल रिवर, ठीक है। कैनाल्स बना के क्या किया जाता था कि फील्ड्स को वाटर किया जाता था, जिसके कारण एक साथ टू क्रॉप्स भी ग्रो की जा सकती थी इजीली, ठीक है। काफी सारे केसेस में वाटर को आर्टिफिशियली भी दिया जाता था। आर्टिफिशियली मतलब बहुत सारे मेथड यूज किए जाते थे। ओके, बहुत सारे मेथड्स यूज किए जाते थे, जैसे कि वेल डग किए जाते थे, मतलब कुएं खोदे जाते थे जगह जगह। टैंक्स कंस्ट्रक्ट किए जाते थे, बड़े बड़े टैंक बना दिए जाते थे, जिसमें रेन वाटर को इकट्ठा किया जाता है, ठीक है। ये रेनो ही वाटर इसमें इकट्ठा किया और बाद में इस पानी को हमने इरिगेशन के लिए यूज कर लिया। इस तरह से काफी सारे वर्क, और वाटर कैसे शेयर करना है, तो इस तरह से लोगों जो एक्टिव इंटरेस्ट लेते थे इन सब एक्टिविटीज में, काफी लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते थे कि भाई कैसे हमारे खेतों को पानी दिया जाएगा। अब एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता था, एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन होते थे, जो पीजेंट्स होते थे, सेटलमेंट के पीजेंट्स के जो सेटलमेंट होते थे, जिसे हम उर कहते हैं, ठीक है, वो लोग प्रोस्पेरस होने लगे, क्योंकि जो उनके फील्ड थे उन्हें ज्यादा एग्रीकल्चर हो पाता था इरिगेशन के कारण ज्यादा प्रोस्पेरस हो गए थे। तो ऐसे जो ग्रुप्स होते थे स्मॉल विलेजेस के, वो एक बड़ा यूनिट जिसे अब नाडू कहते थे, क्या बनाते थे, नाडू कहते थे, ठीक है, विलेज काउंसिलर नाडू नाडू। और ये काफी सारे फंक्शन लेते थे, यानी कि टैक्स कलेक्ट करना और छोटी छोटी बातों का जस्टिस करना। अब हर छोटी बात के लिए तो राजा के पास नहीं जा सकते, तो छोटे छोटे जस्टिस भी यहाँ पे किए जाते थे। जो रिच पीजेंट्स होते थे वेलेला कास्ट के, उन्हें कंसिडर अबाउट कंट्रोल ओवर द नाडू में, इनको मतलब मैंने कहा ना नाडू में ये लोग क्या करते थे, कैसे टैक्स कैसे कलेक्ट करना है, कैसे उस पैसे को खर्च करना। तो यहाँ पे जो रिच पीजेंट्स होते, जो अमीर जो किसान होते थे, वो भी इन सब चीजों में काफी एक्टिव पार्टिसिपेट लिया करते थे, काफी ज्यादा, ठीक है। अब चोला किंग क्या था, रिच लैंड ओनर्स को बड़े बड़े टाइटल देते थे, जैसे कि ये आपको दे रखा है मोवेडलन, और ये अरियार अरैयार चीफ, मतलब ऐसे ऐसे बड़े बड़े इन्हें टाइटल्स दे दिए जाते थे, ठीक है। अब देखो टाइप्स ऑफ लैंड, यहाँ पे कई तरह के टाइप्स ऑफ लैंड आपको दे रखे हैं, जैसे कि वेलन वगाई, ये नॉन ब्राह्मण पीजेंट प्रॉपर्टी, जो नॉन ब्राह्मण प्रेजेंट होते थे उनके लिए था। फिर जो ब्राह्मण्स को लैंड दी जाती है उसको कहते थे ब्राह्मदेया। उसके बाद जो स्कूल के मेंटेनेंस के लिए वो शाल भोग। फिर जो टेम्पल्स के लिए दी जाती थी वो देवदान और तिरुनामत्तुकनी। फिर जो जैन इंस्टीट्यूशन जो जैनिज्म को दिए जाते थे वो पलाई चंडलम। तो इस तरह से अलग अलग लैंड्स के बारे में आपको बता रखा है, ठीक है। मैंने आपको भी बताया कि जो ब्राह्मण्स को लैंड दी जाती थी उसको ब्राह्मदेया कहा जाता था। तो एज रिजल्ट क्या होता था कि ब्राह्मण सेटलमेंट, कावेरी वैली के आसपास काफी सारे ब्राह्मण सेटलमेंट जो इकट्ठे होने लगे थे। ईच ब्राह्मदेया वॉज लुक्ड आफ्टर बाय एन असेंबली, और सभा, जो ब्राह्मदेया थे वो कौन, उसकी कौन देखभाल, उसको कौन केयर करते थे, असेंबली केयर करती थी, ठीक है। ये असेंबलीज को क्या कहा जाता था, जो ट्रेडर्स होते थे, डिसीजंस बनाए जाते थे इंस्क्रिप्शन में कि अगर कुछ भी हमने डिसाइड किया है, तो जो टेम्पल है टेम्पल के स्टोन वॉल्स पे लिख के, स्टोन बना उसको बता दिया जाता था, इंस्क्रिप्शन वहां पे लिख दी जाती थी कि अब ये नया रूल बनाया गया है। और एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स, उन्हें कहा जाता था नगरम। जो ट्रेडर्स काफी सारे एक साथ इकट्ठे होते थे उसको कहा जाता था नगरम। क्या कहा जाता था बेटा, नगरम, ठीक है। Inscriptions from Uttaramur and Chilangaput district तमिलनाडु provide details of the way of सभा। सभा कैसे ऑर्गेनाइज की जाती थी, ये बहुत फेमस है कि जो चोला एम्पायर था उसके टाइम पे सभा ऑर्गेनाइज की जाती थी। और सभा के मेंबर जो थे, इसमें सेपरेट कमेटीज होती थी, इरिगेशन काम के अलग देखते थे। आजकल है ना कि हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अलग है, और हमारा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट अलग है, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट अलग है। ऐसे पुराने टाइम में भी इरिगेशन वर्क जो थे वो अलग लोग देखते थे, गार्डन का वर्क, टेम्पल का वर्क अलग अलग लोग देखते थे, ठीक है। और छोटी छोटी कमेटीज बना दी जाती थी। और कमेटीज का क्या करते थे कि जो मेंबर्स एलिजिबल होते थे, अब मैं आपको आगे ही बताऊंगी कि एलिजिबल कैसे होते थे, बट जो एलिजिबल होते थे उनका नाम एक पाम लीफ पे लिख दिया जाता था, पत्तों पे लिख दिया जाता था। और पत्तों पे लिख के जैसे पर्ची बनाते हैं ना, एक मटके के अंदर उस पर्चियों को डाला जाता था। और कोई एक जो जब मटकी निकालता था, यंग बॉय को बोलते थे मटकी उसमें से पर्ची निकालने के लिए। इस तरह से कमेटी के मेंबर्स बनाए जाते थे। मैंने आपको बताया था कि मैं बताऊंगी कि कौन कौन एलिजिबल होता था। एलिजिबल होने के लिए कौन कौन एलिजिबल होता था, पहला जिनका अपना होम होना चाहिए, दूसरा उनकी एज 35 to 70 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए, वेद की नॉलेज होनी चाहिए, मतलब कि पढ़े लिखे इंसान होने चाहिए, साथ में वेल वर्स्ड होने चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में, मतलब चीजों को संभालने वाले होने चाहिए, ऑनेस्ट होने चाहिए, ठीक है। और कोई भी एक ऐसा मेंबर जो लास्ट 3 ईयर्स से
कमेटी में मेंबर्स था, मतलब अगर एक इंसान 3 साल तक कमेटी का मेंबर रह गया तो वो आगे कमेटी का मेंबर नहीं बन सकता था। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया। ये छोटी सी आपको दे रखा है, इंस्क्रिप्शन दे रखा है, ये आप खुद रीड करेंगे। ठीक है, नाउ द चैप्टर इज एंड। थैंक यू।